शॉकिंग न्यूज मिल सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ, गांधी एक तरफ। जितने भी टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स या टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स जो भी भारत बाहर से लेकर आ रहा था, ऐसे चीजें 2028 के आसपास आप देखेंगे कि भारत को 2028 तक कांग्रेस पार्टी का कोई इंडिया और पाकिस्तान के बारे में उसके फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है? आगे चलकर वार हो सकता है, पाकिस्तान को खोना पड़ेगा। तो आपको कौन लग रहा है फ्यूचर में कौन है? मैं इस वजह से पूछ रही हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं योगी जी। मैं समझती हूँ योगी जी हो सकते हैं। मोदी जी के बाद वो तो थोड़ा सा शॉकिंग है कि राजनाथ सिंह सोशल मीडिया के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, जो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी चेंजेस आपको। इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? हैंडशेकिंग, चाहे वो आपसे दोस्त बनकर आए या दुश्मन बनकर आए, उसका चेहरा सामने आ ही जाता है। राहुल गांधी कांग्रेस के मेंबर है या कोई हाई लेवल पे कुछ बड़ा करना इंडिया के लिए संभव है या असंभव है? राजनीति सिर्फ डिबेट्स और इलेक्शन का खेल नहीं है, ये उन अंक और गणित का खेल भी है जो सेंचुरी से हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये शब्द सुनने में भले ही पुराने लगे, लेकिन जब इन्हें आज के हालत से जोड़ा जाए तो ये बहुत कुछ बता सकता है। आज इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे 2026 से 2028 तक की उन क्रूशल सालों की जहां इंडिया अपनी नई पहचान बनाने वाली है। पॉलिटिक्स हो या जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल चेंजेस हो या इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, हम हर पहलू को न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से समझेंगे। इस इंटरेस्टिंग जर्नी में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है सरव्यू गगनचंद्रजीत जी। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति डॉक्टर और ये है इनर हैबिट। नमस्ते सरवी जी, कैसे हैं आप सर? नमस्ते मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे आज मैंने जैसे आपको बताया कि हमने जो एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट किया हुआ है वो बहुत बढ़िया चल रहा है यूट्यूब पे। तो मेरे व्यूअर्स को और आपके व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिएगा। बहुत मूवीज हमने डिस्कस किए हुए हैं और प्रेडिक्शंस भी दिए हुए हैं। तो सरव्यू जी ने एक्चुअली एक्यूरेट बहुत चीजें एक्यूरेट बताई है। जैसे कि जब हम बॉर्डर की बात कर रहे थे, उसने बताया कि 22 से 23 डेट ज्यादा अच्छा रहता और ये 2 हफ्ते में वो मूवी 23 जनवरी को अब रिलीज होने वाली है। तो आप देखें, जैसे सरवीर जी बोल रहे हैं ऐसे ही हो रहा है, तो आप जरूर देखिएगा। जी मैम, एक्चुअली यहाँ पे एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, सारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, और जब आप नंबर्स के माध्यम से इन चीजों को रिलेट करते हैं तो काफी सटीक और काफी बारीकी से चीजों को जान पाते हैं। और इसमें जो जो कैलकुलेशंस दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके ज्ञानवर्धन के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही, साथ ही साथ आने वाले समय में आप इन चीजों को लेकर कैसे अपने जीवन में हर एक इवेंट, हर एक इंसिडेंट को रिलेट कर सकते हैं, वो चीजें भी आपको समझने में आसानी होगी। तो ये पॉडकास्ट आप जरूर वॉच करिएगा, जो हमारे बॉलीवुड के ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर हुआ है, और उसके साथ साथ आप वहां पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और आने वाले सीजन में आप इससे रिलेटेड क्या कुछ चीजें आप जानना चाहते हैं वो चीजें भी आप मेंशन करिएगा, ताकि श्रुति जी आपके लिए वो सारे टॉपिक्स आने वाले इवेंट या आने वाले समय में लेकर आ सके। थैंक यू सरवीर जी। अब ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग है, हम पॉलिटिक्स देखने वाले हैं और पॉलिटिक्स हम दूसरे नजरिए से देखने वाले हैं, हम न्यूमरोलॉजी के नजरिए से देखने वाले हैं। तो मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिक्स है उसमें आपने क्या फाइंड आउट किया है। ये साल 2026 का साल जो आ रहा है उसमें अच्छा जाने वाला है इंडिया का साल, आपने क्या डिस्कवर की है? राइट मैम, पॉलिटिक्स जैसे कि सबसे बड़ा टॉपिक, और उसी से सभी लोग प्रभावित होते हैं, और यूं कहे हमारे डे टू डे लाइफ में हर एक जगह पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो पॉलिटिक्स के बेसिस पर 2026 की अगर बात किया जाए तो ये सबसे अच्छा और सबसे धमाकेदार साल रहेगा इंडिया के लिए। और
जो पहले भारत विश्व गुरु कहलाता था और अखंड भारत जो था, तो इन दो दिशाओं की तरफ आगे बढ़ेगा और होपफुली 2026 से लेकर 2028 के अंदर अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि भारत को विश्व गुरु घोषित किया जाएगा। सरवी जी, मुझे एक चीज जानना है। मैंने अभी अभी एक पॉडकास्ट किया हुआ है जहाँ पे हमने एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमने इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो उसमें बताया गया है कि 2026 टू 2035 तक बहुत डिफिकल्ट फेज होगा इंडिया के लिए। तो न्यूमरोलॉजी क्यों अलग बता रही है? धमाकेदार का क्या मतलब है? अच्छा रहेगा या बुरा? देखिए मैम, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप 12 राशियां, 12 घर और कई सारे नक्षत्र, ग्रहों की युतियां, सारी चीजों को लेकर प्रिडिक्शन किया जाता है। लेकिन उसमें जो गणना होता है वो डिग्री को लेकर होता है। वहां पे नंबर आ जाते हैं, हाउसेस वहां पर नंबर आ जाते हैं, और उसके साथ युति में भी आपको डिग्रीज देखने पड़ते हैं। तो कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर दृष्टि दे रहा है, वो सारी चीजें होते हैं। तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन द कोर सब्जेक्ट इन एस्ट्रोलॉजी इज न्यूमरोलॉजी। आप कैलकुलेशंस कैसे करेंगे एस्ट्रोलॉजी में? जहां पर कैलकुलेशन है वहां पर नंबर आए, तो नंबर ये एक कोर पार्ट है। और जब आप न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा का पूरा सटीक कैलकुलेशन आ जाता है। कैसे? जैसे कि 1 जनवरी 2026 यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेसिक एंड डेस्टिनी बन रहा है वो आ रहा है आपका 1 एंड डेस्टिनी आ रहा है आपका 3। सो 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन जब भी आता है वो आपको बिजनेस में सक्सेस देता है, पॉलिटिक्स में सक्सेस देता है, आपको लीडरशिप की तरफ लेकर जाता है, ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। और यहाँ पर अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बेसिक एंड डेस्टिनी आ रहा है वो आ रहा है नंबर 6 एंड नंबर 8। क्यों? कैसे? कि हम यहाँ पर देखते हैं 15 अगस्त 1947। तो इसको लेकर देखा जाए, 15 अगस्त से 6 आ गया जो बेसिक नंबर हो गया, मूलांक, एंड जो डेस्टिनी आ गया 15 अगस्त 1947 को पूरा टोटल करने से उसका जो सिंगल डिजिट वैल्यू आएगा वो आएगा 8। 6 एंड 8 की वजह से और न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन में जो कुंडली बनता है उन सब ग्रहों को देखकर, यानी कि नंबर्स को हम प्लैनेट को रिलेट करते हैं, और यहाँ पर जो युति हो रहा है, जहां पर जो नंबर प्लेस है उसको देखकर और हमारे इस ईयर के बेसिक एंड डेस्टिनी को देखकर जब हम उसे रिलेट करते हैं। और यहाँ पर और एक चीज आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हम पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं वहां पर हमें कुंडली के साथ साथ उसके वास्तु कुंडली भी देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ क्यों देखना पड़ता है? जहां पे आप वास करते हैं उसको कहा जाता है वास्तु, यानी कि वास्तु। और उसी हिसाब से वास्तु कुंडली भी परिवर्तन होता है और उसी हिसाब से उस एरिया का इधर डेवलपमेंट होता है या फिर कुछ आपदाएं आती हैं, जैसे कि फ्लड वगैरह पंजाब में आपको देखने को मिले था इस साल, या प्लेन क्रैश हो या फिर आगजनी हो, ऐसे कई सारे दुर्घटनाएं देखने को आपको मिले थे। लेकिन ड्यू टू जो बेसिक नंबर 1 एंड डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है वो डोमिनेट करता है किसी भी कंट्री के भाग्य के ऊपर या उसके इंसिडेंट्स के ऊपर। और हमेशा से अगर आप देखें, भारत स्पिरिचुअलिटी को, ज्ञान को प्राधान्यता देता हुआ आया है। और फिलहाल अभी भारत का जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से और उसके हिसाब से जो महादशा चल रहा है, जो अंतरदशा चल रहा है, वो सारे कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स को बढ़ावा दे रहे थे जो एक हैरानी या चिंताजनक के विषय थे। लेकिन आने वाले समय में समय परिवर्तन होने के बाद जो महादशा आएंगी वो इस साल के जो 1 जनवरी 2026 से जो इंसिडेंट्स आएंगे वो भारत के पक्ष में होंगे। दूसरा चीज है, यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिस वजह से आपने ये चीज भी देखा होगा कि उत्तर भारत और उत्तर पूर्व इन दो जगहों पर लोगों का विजिट करना, वहां पर डेवलपमेंट होना और उस हिसाब से वो एरिया ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट होना आपको देखने को मिला होगा। हाँ, उत्तर भारत मतलब क्या? मैं भारत से नहीं हूँ एक्चुअली, मैं वहां पर ट्रैवल करती हूँ। तो अगर मुझे जानना है उत्तर भारत मतलब क्या? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि आप कह सकते हैं यूपी,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, ये सारे आपके उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। उसके फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है? क्या आगे टेंशन्स भी बढ़ने वाले हैं या जो हमने देखा वो फाइनल हो गया है और सब काम हो जाएगा? देखिए मैम, यहाँ पर एक चिंता का विषय हम कह सकते हैं और एक गर्व का विषय भी कह सकते हैं। जो आपने अभी देखा वो बस ट्रेलर था, लेकिन आगे चलकर वार हो सकता है और उसमें डेफिनेटली हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें इंडिया ही विन होगा। लेकिन एक तरह से जो आप इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में पूछ रहे हैं, वो आगे चलकर कुछ वर्ष हो सकते हैं और वार लाइक सिचुएशन हो सकता है और इस वजह से पाकिस्तान को पीओके भी खोना पड़ेगा। यानी कि न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से जो दशा महादशा क्रिएट हो रहा है, जो नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं इंडिया के ग्रेड में, उस हिसाब से इंडिया के जो जियोग्राफी का मैप है उसमें कुछ चीजें यानी कि कुछ प्रांत ऐड होने वाले हैं आगे चलकर। और पाकिस्तान के तरफ से देखा जाए तो 14 अगस्त 1947 यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ रहा है बेसिक 5 एंड डेस्टिनी 7 का, क्योंकि एक दिन पहले उनको ये दिया गया था। तो उस हिसाब से जो ग्रेड बनता है और अभी जो उनके दशा महादशा चल रहे हैं वो उनके देश के लिए एक गृह युद्ध जैसा सिचुएशन बन रहा है। यानी कि वो बाहर भी विरोध का सामना कर रहे हैं और अपने देश के अंदर भी। क्या वो सच में वो ऐसे हो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं एक जगह से, और दूसरी जगह से चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग है। तो क्या हम ये हम कैसे समझे? राइट, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे कि पाकिस्तान के अगर कुंडली के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसे कि उनका 5 and 7 कॉम्बिनेशन आ रहा है और जो डेस्टिनी नंबर आ रहा है 7 25 से क्रिएट हो रहा है और उनके कुंडली में एक ऐसा योग है जो हम उसे बंधन योग कहते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी आप रिचुअल्स कह सकते हैं, तंत्र मंत्र कह सकते हैं, या जितने भी ऑकल्ट साइंसेस हैं उसमें वो माहिर है। लेकिन एक ऐसा नंबर उनके ग्रेड में मिसिंग है जिस वजह से उनको काफी सारा यूटिलाइज किया जा रहा है और वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि जो कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन वो नहीं जान पा रहे हैं उस चीज को कि उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी 25 कंपाउंड नंबर क्रिएट होता है वो कम्युनिकेशन में और लोगों को मैनिपुलेट करने में, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में वो एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन वो जिसको अपना दोस्त या फिर वेल विशर मानते हैं उन्हीं के द्वारा ही वो यूटिलाइज हो जाते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि शायद उसका यूटिलाइजेशन इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि वो लोग इंडिया को काबू में रखना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो वो जेलसी तो बहुत है इंडिया पे। जी, ये पर्टिकुलरली एक तरह से इंडिया में टेंशन क्रिएट करने के लिए उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। जब आप अगर इसके वास्तु कुंडली देखेंगे हमारे इंडिया के, तो वहां पर जो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है वो ब्लैंक है ग्रेड के हिसाब से, और हमारे नॉर्थ एंड वेस्ट के मिडिल पार्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे प्लेसेस हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वो आपके दिमाग के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट करता है। नॉर्थ वेस्ट एरिया जो हम चंद्र का जगह मानते हैं, और चंद्र क्या है? चंद्र मन का कारक है। और हमेशा से हम कितना भी अचीवमेंट कर लें, हमारे मन में एक चीज हमेशा खटकता रहता है जो पाकिस्तान एरिया है, या पीओके कह सकते हैं, या पाकिस्तान के द्वारा किए गए जो सारे एक्टिविटीज होते हैं, और इसी वजह से उसे यूटिलाइज किया जा रहा है और इसी वजह से फंडिंग भी उसको इसी चीज के लिए ही मिलता है। अच्छा, मुझे ये जानना है, अब अफगानिस्तान तो हैज गॉन अगेंस्ट पाकिस्तान और इंडिया के साथ बहुत कोशिश हो रही है कि पार्टनरशिप हो, तो क्या अफगानिस्तान हमारा पार्टनर है या नहीं है? क्योंकि पहले तो पाकिस्तान के थे, फिर अब नहीं है। जी मैम, आगे चलकर धीरे धीरे आप ये चीज भी देखेंगे कि वो पार्ट भी इंडिया से मिलने वाला है। और यहाँ पे एक और शॉकिंग चीज मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ इशारा अगर देखें तो वो नेपाल, जहाँ पर चाइना अगेन कोशिश हमेशा करता रहता है, वो वाला पार्ट, एंड पाकिस्तान वाला
वाला पार्ट, ये 2 पार्ट आगे चलकर इंडिया में ऐड होने वाले हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। और उसके ऊपर समय के उपरांत ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी, और जैसे जैसे इन प्लैनेट्स या इन नंबर का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इंडिया को हर एक की तरफ से सपोर्ट मिलता जाएगा। दूसरा चीज है 25 से लेकर 28 तक जो ये 3 साल रहेगा, वो इंडिया के ग्रोथ, चाहे आप उसके मैप के हिसाब से देखें या पॉलिटिकल हिसाब से देखें या बिजनेस के हिसाब से देखें, इन सभी में बढ़ोतरी होने के साथ साथ 2028 के आसपास आप देखेंगे कि भारत को वर्ल्ड लेवल पर एक विश्व गुरु की तरह मान्यता मिलने वाला है। ओके सरवी जी, मुझे अब जानना है, हमने पाकिस्तान की रिलेशनशिप यूएस और चाइना के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब हम देखते हैं इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप। इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? क्योंकि मुझे जब एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट कर रहे थे तब उसमें बताया गया है कि एक्चुअली देखा जाए तो ये सुपरफिशियल रिलेशनशिप है। यस मैम, ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि जब कोई भी कंट्री, कोई भी देश दूसरे देश के साथ उसके अगल बगल जो छोटे छोटे देश हैं उनको लेकर अगर ऐसे इश्यूज क्रिएट करता रहता है, तो वो एक तरह से गले मिलना वो सबके दायरे में ले आता है उस सवाल। ये जनरल एक कॉन्सेप्ट है जो सभी जानते हैं, और भारत को कभी भी इन चीजों के ऊपर उतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। जितना टेक्नोलॉजी लेवल पर ये चीज मेंटेन है वहां तक ही बेहतर है, और आगे चलकर ये चीज सामने आएगा, क्योंकि जब भी बृहस्पति और सूर्य की युति होती है, यानी कि 1 और 3, तो इन नंबर्स आपके जितने भी गुप्त शत्रु होते हैं उन सभी को सामने लेकर आ जाते हैं, एट द टाइम ऑफ फाइटिंग हो और एट द टाइम ऑफ हैंडशेकिंग हो। चाहे वो आपसे दोस्त बनकर आए या दुश्मन बनकर आए, उसका चेहरा सामने आ ही जाता है, पूरा क्लियर पिक्चर आ ही जाएगा। दूसरा और एक यहाँ पर मैं शॉकिंग चीज बताने वाला हूँ। जितने भी टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स या टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स जो भी भारत बाहर से लेकर आ रहा था, ऐसे चीजें तो डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आगे का प्रेडिक्शन हो सकता है। आफ्टर 2028 ये सारी चीजें जो भारत बाहर से लेकर आ रहा था वो बाहर से एक्सपोर्ट होंगे दूसरे कंट्रीज को, एंड ये एक सबसे बड़ा कारण होगा विश्व गुरु बनने का भारत का वर्ल्ड लेवल। सरवी जी, मुझे इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना है। अब सब जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के मेंबर है या पता नहीं क्या है आजकल, ऑनेस्टली नहीं पता क्योंकि मैं फॉलो नहीं करती हूँ कांग्रेस को। तो मुझे ये जानना है कि इसका स्कोप, प्राइम मिनिस्टर बनना स्कोप, या कोई हाई लेवल पे कुछ बड़ा करना इंडिया के लिए संभव है या असंभव है? राइट मैम, ये एक हॉट टॉपिक है। जैसे कि आपने और कई सारे लोगों ने ये चीज मार्क किया होगा गांधी फैमिली के ऊपर, जैसे कि सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं एंड राहुल गांधी जी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा। 2028 तक कांग्रेस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं दिखेगा, मतलब कांग्रेस एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। एक ऐसा फिगर हो सकता है 2028 एंड तक, लेकिन 2028 के बाद कहीं ना कहीं कमबैक होता हुआ कांग्रेस पार्टी दिख रहा है, एंड उसका कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। अगर एग्जिस्ट लिस्ट में अगर रहेगा कांग्रेस पार्टी, तो वो प्रियंका गांधी की वजह से ही रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर शॉकिंग न्यूज मिल सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ एंड प्रियंका गांधी एक तरफ, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो 2028 में होगा। एंड डेफिनेटली ये मैं कैलकुलेशंस के बेसिस पर, कैलकुलेशंस को देखकर कह रहा हूँ कि 2028 में एक बहुत बड़ा कमबैक करता हुआ प्रियंका गांधी आपको देखने को मिलेंगी, और उसके साथ साथ कोई एक ऐसा बड़ा पद भी हो सकता है जो उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो खुद प्रयास करेंगी, या फिर कुछ दूसरे पार्टियों से भी उनको ये ऑफर दिया जाएगा। तो उस वक्त उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगा, और डेफिनेटली प्रियंका गांधी इसको टेक ओवर करेंगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो या किसी दूसरे पार्टी की तरफ से हो। वाओ,
सरबीर जी, मुझे तो शौक पे शौक ही लग रहा है ये पॉडकास्ट। अच्छा, मुझे एक चीज जानना, तो आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में फीमेल प्राइम मिनिस्टर वो बन सकती है? फीमेल प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कह सकते ऐसा, लेकिन हाँ, इधर चीफ मिनिस्टर या फिर कोई और डिपार्टमेंट का मिनिस्टर आप देख सकती हैं फ्यूचर, लेकिन वो 2028 के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब मोदी जी की बात बहुत हो रही है, तो न्यूज में ऐसे चल रहा है कि वो रिटायर होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। एक तो वीक से चल रहा है कि उसकी लाइफ को बहुत रिस्क है। शायद वो ट्रैवल कर रहे थे और वहां पे कुछ रिस्क लग रहा था, तो वो बैठ गए पुतिन भाई साहब के साथ। अब मुझे जानना है, क्या उसके लाइफ को कोई रिस्क है या था कि वो इंसिडेंट क्रिएट हो गया? राइट, तो ये तो पीएम का सवाल है। जैसे कि बहुत ही इन्फ्लुएंस पर्सन और उसके साथ साथ कई सारे लोगों की दृष्टि उन पर होती ही है, तो वो डेफिनेटली एक लाइफ रिस्क था ही जिससे वो बच गए। और उसके साथ साथ कई सारे लोगों के दुआएं भी होती हैं और कई सारे चीजें भी किए जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसे कई सारी चीजें वो भी फॉलो करते हैं। और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे जो इंटरनल चीजें होती हैं वो भी किए जाते हैं। तो आगे चलकर ऐसा हम कह सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन तक, यानी कि नेक्स्ट पीएम इलेक्शन तक तो कोई ऐसा आसार नहीं दिख रहा है वो अपने सीट से इस्तीफा दें या फिर ये करें। उनका जो कार्यकाल है वो एज यूजुअल चलता रहेगा नेक्स्ट पीएम इलेक्शन तक। लेकिन हाँ, नेक्स्ट पीएम इलेक्शन में चेहरा कोई और हो सकता है, यानी कि ऐसा तो हम दावा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, देयर विल बी सम न्यू फेस। तो आप बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट इलेक्शन तक तो है ही जी, लेकिन वो इंट्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे पर्सन को जो शायद हमारा न्यू प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। वो पहले से एडवांस में से हमको नोटिस दे देंगे। यस मैम। तो आपको कौन लग रहा है फ्यूचर में कौन है? मैं इस वजह से पूछ रही हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं योगी जी, योगी जी। मैं समझती हूँ योगी जी हो सकते हैं, लेकिन हर बार हमने कुछ सोचा है तब उल्टा ही हुआ है। तो आप बता दीजिए। राइट मैम, वो तो थोड़ा सा शॉकिंग है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप देखने को पाएंगे राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी को आप एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मोदी जी के बाद वो देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे आ गए बीच में, क्योंकि वो तो कहीं पे नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे बीजेपी, इसका अगर आप टोटल करें 2+1 3, 3+8, जो मैं साल्टियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी का टोटल 11 आ रहा है, उसका जो सिंगल डिजिट है वो 2 आ रहा है। एंड भारतीय जनता पार्टी जो पूरा का पूरा फुल फॉर्म है, उसका भी आप टोटल करेंगे नंबर 2 पर आ रहा है। तो जब भी नंबर 2 आता है किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी पार्टी का, जो भी है, नंबर 2 वालों का जो एक्टिविटी होता है वो आपको दिखता कुछ और है, लेकिन फील्ड पर कुछ और होता रहता है। क्योंकि आपका जो मन है और उस पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात होता है। और नंबर 2 वाले ऐसे होते हैं कि वो आपको अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनका जो दोस्ताना अंदाज होता है वो अच्छा होता है, लेकिन सही समय पर सही चीज करने वाले वो आगे होते हैं। और यहाँ तक कि बहुत बड़े अच्छे स्टोरी टेलर भी होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, और उसके साथ साथ दोस्ती अच्छी तरीके से निभाते भी हैं। और अच्छे दोस्त हुए तो आपके मन या दिल को कभी ठेस न पहुंचे, ऐसे काम करेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर आप उनके दुश्मन हुए तो आपको कैसे टैकल करना है वो चीज भी अच्छी तरीके से उनको आता है। और यहाँ पर ये जो नंबर है इसको बृहस्पति का और सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से ये अपने पार्टी को 2014 से लेकर, जब से मोदी जी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, 2014 से लेकर आज तक ये सीरीज चलता आया है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर और एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा। बीजेपी पार्टी का जब से पहले गठन हुआ वो है 6 अप्रैल 1980। ओके। और अभी उनका जो महादशा और अंतरदशा चल रहा है वो 6 और 9 का चल रहा है, 6 एंड 9 का। 6 एंड 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में एक ऊर्जावान, एक्शन लेने में सबसे आगे, और उसके साथ साथ लीडरशिप में आगे, वो चीज आपको देखने को मिल रहा होगा बीजेपी पार्टी में। और एक तरह से आप ये चीज मार्क कर रहे होंगे, कई सारे
नेता कई सारे पार्टियों के अध्यक्ष कन्वर्ट भी हुए हैं और आगे चलकर कन्वर्ट होंगे भी। तो ये एक नंबर का प्रभाव आपको इस पार्टी में और इनके नेतृत्व में आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, और मुझे बताइए, राजनाथ सिंह एक ऑप्शन है, तो कोई और है? फिलहाल के लिए तो मैम राजनाथ सिंह ही हैं, एंड सेकंड ऑप्शन में योगी जी हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन राजनाथ सिंह ही हैं। ये बहुत डिफरेंट हुआ है ये प्रेडिक्शन, क्योंकि मैंने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि इतना डिफरेंट होगा, क्योंकि सब तो बात करें योगी जी और आपने बोल दिया राजनाथ सिंह। तो देखते हैं, प्रेडिक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जहां से मुझे पता है जब भी हम लोग सोचते हैं योगी जी कुछ और ही होता है पॉलिटिक्स में और बीजेपी में। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने ये भी बताया है सरवी जी के प्रियंका गांधी जो है वो शायद अगेंस्ट होगी या कांग्रेस के साथ बड़े पद पे होगी। तो मुझे ये जानना है सरवी जी के अगर वो अगेंस्ट जाती है तो राहुल गांधी की रिलेशनशिप प्रियंका गांधी के साथ जो भाई बहन का रिश्ता है वो कैसा रहेगा, और माँ बेटी का रिश्ता जो सोनिया गांधी का है वो कैसा रहेगा? राइट मैम, ये तो एक फेमिलियर क्वेश्चन आपने पूछ लिया। डेफिनेटली अगर कोई अदर पार्टी में वो जाते हैं तो उनका रिश्ता तो अच्छा रहेगा ही नहीं, लेकिन हाँ अगर उनके तरफ से अगर वो खुद का एक पार्टी बनाते हैं तो उनका सपोर्ट चाहे वो पब्लिक फ्रंट पर ना रहे लेकिन इंटरनल लेवल पर उनका सपोर्ट रहेगा। ओके। और यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये लग रहा है कि वो खुद का एक नया पार्टी बनाए और उस पार्टी को बीजेपी की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। सरवी जी, हमने बहुत बातें की है, वॉर की बातें की है, हमने पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की है, लेकिन ज्यादातर ये चेंजेस जो हम देखने वाले हैं वो कब से शुरू होंगे? हमारे पास कितना टाइम है बेसिकली? सो जैसे कि यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, 3 मार्च को एक सूर्य ग्रहण हो रहा है और वो कुछ देशों के साथ साथ भारत में भी दृश्यमान हो रहा है, जिसका इफेक्ट भी रहेगा और इसके बाद काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो अभी से ही स्टार्ट हो चुका है कुछ कुछ जो हमारे नजर में, मतलब हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन हाँ बड़े लेवल पर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे या फिर कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज जो ऑलरेडी मिनिस्टर्स हैं उसमें कुछ बदलाव, और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे डिसीजंस या कुछ रूल चेंज होना। पर्टिकुलरली आप ये देख रहे होंगे कई दिनों से, कुछ महीनों से कह सकते हैं या कुछ सालों से कह सकते हैं कि जैसे महिला आयोग है ऑलरेडी, लेकिन पुरुषों के लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नियम या कोई आयोग नहीं है जो कि 2026 में बनता हुआ आपको दिखेगा। उसके रिगार्डिंग कई सारे चेंजेस, रूल रेगुलेशंस भी किए जाएंगे, कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनेंगे और उसके साथ साथ कई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स लाए जाएंगे 2026 में सोशल मीडिया के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, और उसके साथ साथ जो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी, यानी कि वहां पर भी काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड ये चीज पर्टिकुलरली कई ऐसे प्रांतों में, यानी कि कई ऐसे हमारे शहरों या जगहों पर भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर गवर्नमेंट का कुछ ऐसा एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली साउथ वेस्ट एरिया में आपको देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट यानी वहां पर अगर पूरा हम इंक्लूड करें तो आप देखेंगे गुजरात, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, ये सारे जगहों पर इसका काफी सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के ऐसे चीजें बनाई जाएंगी जो इन स्टेट को आगे बढ़ाने में कह सकते हैं, इधर बिजनेस लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी चीजें, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जो काफी ज्यादा और हाईलाइटेड होने वाले हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सरवी जी। सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, ये 2-3 दिन से बहुत चर्चा चल रही है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे कुछ रूल्स यूट्यूब पे। तो हम डेफिनेटली चेंजेस तो लग रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कौन से चेंजेस आने वाले फ्यूचर। यस मैम, जैसे सोशल मीडिया में आप, मतलब एक नॉर्मल चीज है जैसे कंटेंट्स अपलोड होते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो काफी ज्यादा वायरल होते हैं लेकिन वो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते, तो उन सब पर स्ट्रिक्ट रूल आने वाले हैं। उसके साथ साथ जो कि डिजिटल मीडिया काफी ज्यादा अभी उभर कर आ रहा है और आगे चलकर टेक्नोलॉजी के लेवल पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है,
तो उन सब चीजों पर काफी सारे रूल्स आने वाले हैं, कई नई चीजें आने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर डेवलप होंगे या ऑलरेडी हो चुके हैं, जो लोगों के सामने आएंगे उभर कर, और जो बाहर देशों में भी सराहा जाएगा और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके सरवी जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग भी था, और आपने मुझे बहुत बहुत शॉकिंग चीजें बताई है। तो आज मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी और कुछ और ही आपने बता दिया है, जो अच्छा है एक्चुअली, लेकिन आई ओपनर भी है। सरवी जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी, जो कि एक सबसे बड़ा टॉपिक पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर पाए, और जो मेरा सीमित ज्ञान के अंदर जो मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नंबर्स एंड नेम न्यूमरोलॉजी, उन सभी को मिलाकर मिक्स करके जो मैंने यहाँ पर गणना के साथ प्रेडिक्शन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू मैम।